We will discuss some questions of economics, paper 3 जो है मेंस में, GS3. So we will start with the first question, which is based on Bharatmala Pariyojana. So this is the question is on your screen. An efficient logistics sector with a focus on warehousing is pivotal to the success of Bharatmala Pariyojana. Discuss. So इसमें सबसे पहले, what do you think the question is about? I think I am allowed to ask questions, not just कि यस सर। हाँ, मैं बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएं और अपने आंसर्स दें। You can just speak जो भी तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि what is the main crux, कि किस बारे में हमें लिखना है। कोई भी अमित? नो, बेसिक जैसा कि हमें दिख रहा है कि इट इज अबाउट भारतमाला परियोजना, इसका कीवर्ड है, उसके बारे में लिखना है। जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वी विल आल्सो सी कि अब इसमें लिखना क्या है। सो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वन इज स्टेटमेंट बेस्ड और दूसरा है कि इंटरोगेटिव, व्हिच क्वेश्चंस हैव द क्वेश्चन मार्क इन देम, कि हाउ, व्हाई इज सो, या एक्सप्लेन। तो हाउ एंड व्हाई इज व्हेन वो होता है तो इट्स सिंपल, वो क्वेश्चंस हमें सीधा उनका आंसर करना है कि जब जो पूछा गया है कि कैसे या क्यों वाला, दिस इज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन। इसमें एक स्टेटमेंट ऊपर लिखा है कि अगर डिस्कस हम आखिर में से हटा देंगे, वी विल सी एन एफिशिएंट लॉजिस्टिक सेक्टर। ये जो है ये एक स्टेटमेंट है, इट कैन बी, इट्स नॉट एन क्वेश्चन विदाउट डिस्कस, विदाउट द कीवर्ड डिस्कस। तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो दिस इज एन स्टेटमेंट वन। तो अब इसमें वी आल्सो हैव टू बी क्लियर अबाउट द कीवर्ड, जो टर्म्स रहती हैं आखिर में या फिर शुरू में, कि क्वेश्चंस में लिखना क्या है। क्रिटिकली एनालाइज, डिस्कस, इवैल्यूएट, वी विल सी दीस टर्म्स इन द क्वेश्चंस आल्सो, जो हम 4-5 उठाएंगे। पर ये क्लियर भी होना चाहिए कि दे इट मेक्स अ डिफरेंस थोड़ा सा मार्क्स में भी, बट लेटर की जब आपको एक प्रैक्टिस हो जाती है लिखने की, देन यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि अब इससे क्या डिफरेंस होगा। तो ये भारतमाला परियोजना इज अवर टॉपिक और डिस्कस उसका कीवर्ड है। तो अब इसको, नाउ वी नो द स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन होगा जनरल किसी भी क्वेश्चन के आंसर का। तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो इसमें कुछ मॉडल आंसर्स बनाए हुए हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो वी विल जस्ट सी इट। इट्स नॉट नेसेसरी कि वही उसका ठीक है। ये अप्रोच है इसकी कि वी विल गिव एन इंट्रोडक्शन, देन इट विल बी द बॉडी, जो मेन है, हमें जो आंसर देना है क्वेश्चन का, कि एक्सप्लेन जो चीज करनी है, आवर पॉइंट्स मेन रहेगा, एंड देन वी विल कंक्लूड। सो इसमें जो इंट्रोडक्शन है, दिस इज द इंट्रोडक्शन। यू कैन सी भारतमाला परियोजना इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। ये उसका एक परियोजना के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा है कि भारतमाला परियोजना है क्या, ठीक है, एक पैराग्राफ का। उसके बाद देयर इज एन आल्सो सेकंड पैराग्राफ हैज बीन लॉन्ग नोन, उसमें थोड़ा सा डेटा भी है। इफ यू कैन सी नीचे से सेकंड लाइन है, लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया कितनी है जीडीपी की, बहुत ज्यादा है, एंड एवरेज बाकी कंट्रीज में कितनी है, 6-8% है, इंडिया में 14 है, ठीक है। सो ये एक इंट्रोडक्शन, इसमें सब कुछ दे रखा है सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। जरूरी नहीं हम ये यूज करें। इंट्रोडक्शन के 2-3 टाइप्स हो सकते हैं। अगेन दिस इज अबाउट जनरल, नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स की। पहला ये हो सकता है कि द मेन जो टॉपिक है क्वेश्चन का, वी विल डिफाइन इट, डेफिनेशन टाइप। तो ये है डेफिनेशन, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में जो दे रखा है, तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा होता है मतलब एग्जैक्टली रेलेवेंट, नॉट ऐसे बीटिंग अराउंड द बुश, नहीं कि हाँ ये एकदम ठीक है। इसमें लॉजिस्टिक्स की बात की थी, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बिकॉज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट का डेटा दे सकते हैं जो सेकंड पैराग्राफ में हमें दिख रहा है, ठीक है। ये सेकंड टाइप हो गया। थर्ड इज थोड़ा सा जनरल, थोड़ा सा यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद ए कोट और सम, बट वो थोड़ा सा ये होता है कि कोट या फिर कोई दूसरा फैक्ट यूज करना, कि इट शुड बी वेरी मच क्लोजर टू द टॉपिक। ऐसा नहीं कि फॉर द सेक ऑफ इट डाल दिया है। इट शुड बी पढ़ के ये लगना चाहिए कि हाँ ये दिस इज एट द राइट प्लेस, कि इंट्रोडक्शन इफ यू आर स्टार्टिंग विद इट, तो वो है। अभी यहाँ पे इसमें एग्जांपल में ये दोनों दे रखे हैं। दिस इज आई थिंक ए लॉन्ग इंट्रोडक्शन। अगर ये कितने मार्क्स का होगा, इफ यू अज्यूम इट्स अ 10 मार्क क्वेश्चन, तो दिस विल बी अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन। ये मैंने, ये तो मॉडल की जैसे इसमें डला हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि दोनों में से एक टाइप हम चूज कर सकते हैं, इधर वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन या फिर हम स्टार्ट विद द डेटा।
तो ऊपर वाला एक पैराग्राफ ही एक सफिशिएंट इंट्रोडक्शन हो गया है। और या फिर हम उसमें उसको छोटा करके हम ये लॉजिस्टिक्स वाला एंगल दे सकते थे उसमें कि इतनी इतनी कॉस्ट है, एक लाइनर का दे देते कि व्हाट इज भारतमाला परियोजना, तो 2-3 लाइन में वो हो जाता, क्योंकि हमें अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 150 वर्ड्स में लिखना है। तो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एन आंसर। उसमें कौन सा ठीक है? दोनों ही ठीक है। जहां पे आपके पास डेटा है वहां डेटा यूज करना बेहतर रहता है, बिकॉज इट शोज दैट यू हैव नॉलेज। डेफिनेशन इज द इजियर वन टू गो विद, बट ऐसा भी नहीं है कि वो बुरा होता है, ठीक है। एनीवे, इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद कम्स द बॉडी। बॉडी पार्ट जो है, बॉडी पार्ट ऐसा रहेगा किसी भी आंसर में कि वी विल ट्राई टू राइट इट नीट एंड क्लीन। उसका भी कोई फिक्स तरीका नहीं है। वी कैन यूज पैराग्राफ्स, वी कैन यूज, बट द बेसलाइन हो चुका है कि सब लोग पॉइंट्स में ही लिखते, करता है कि 3 या 4 पैराग्राफ में लिख दे। तो इसमें भी पॉइंट्स में दे रखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, ऑलमोस्ट एवरीवन पॉइंट्स में ही उसका आंसर देते हैं। बॉडी में हमारे जाएगा कि जो मेन आंसर हमें करना है। इंट्रोड्यूस हमने डेफिनेशन है डेटा से कर दिया। नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन कि हाउ एंड लॉजिस्टिक सेक्टर विद फोकस ऑन वेयर हाउसिंग। उसमें ये पता चलना चाहिए कि वेयर हाउसिंग पे फोकस क्यों कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग पे फोकस क्यों करना चाहिए, ये हमारी बॉडी में पता चलेगा। तो बॉडी के अंदर जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, ई कॉमर्स कंपनीज आर ट्राइंग टू स्टॉक मोर इन्वेंट्री। तो ये आंसर कैसे हुआ? ये पॉइंट हुआ कि वेयर हाउसिंग पे फोकस इसलिए लॉजिस्टिक्स में जरूरी है। ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि हम देख रहे हैं, दे आर बूमिंग। अमेजन फ्लिपकार्ट तो पुरानी चीज हो गई है, अब उसके बाद 10 मिनट डिलीवरी का सिस्टम आ गया है, जेप्टो, ब्लिंकिट, ये सब। तो हाउ आर दीज कंपनीज? दे तो वो दुकान से ले आती हैं, लेकिन जब टाइमिंग अगर हमें कम करनी है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तब कम होगी जब वेयर हाउस हमारे पास हर सिटी में अगर तुम्हारे पास होगा। यू विल नॉट स्पेंड मच ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग समथिंग फ्रॉम दिल्ली टू कहीं पे और, तो इट विल टेक, it will cost you more money if you have a warehouse in another city also। कि दिल्ली से हमें बार बार जयपुर सामान लेके नहीं जाना है, जयपुर में एक वेयर हाउस खोल लिया है बिकॉज वहां पे भी कंज्यूमर्स हैं, तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की आपकी, वहां से सीधा आप हैंडल कर सकते हो। ई कॉमर्स कंपनीज हो गई, राइजिंग डिमांड ऑफ वेयर हाउस इन टायर 1 टायर 2 सिटीज along corridors। टायर 1 टायर 2 वही है कि टायर 1 2 जो है दे आर आल्सो ग्रोइंग, तो वहां से भी अब ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो वहां वेयर हाउस रहेगा, तो यू कैन स्टोर योर थिंग्स देयर। ये हमें पॉइंट्स में जरूरी नहीं है कि आप ई कॉमर्स का पॉइंट सबसे पहले दें या ऐसे शुरू करें। दिस इज जस्ट एन मॉडल आंसर। मैं चाहता ही हूँ कि यू गेट एन आइडिया कि इसमें क्या हम लिखेंगे, इंट्रो में बॉडी में क्या लिखेंगे। तो बॉडी में हम ये लिखेंगे कि कैसे हम ये दिखाएंगे कि फोकस ऑन वेयर हाउसिंग जरूरी है भारतमाला परियोजना के लिए, उसके हम पॉइंट्स देंगे। वेयर हाउसिंग कंसर्न मच लोअर, अब इसमें ये समझा रखा है कि वेयर हाउसिंग क्यों फोकस करना चाहिए, कि उसका लोअर है कॉस्ट, ऑक्यूपेंसी रेट कम है, इससे अगर हम सीधा ट्रांसपोर्ट करेंगे उससे ये कम है। इसीलिए ये मल्टी मोडल लॉजिस्टिक प्रोग्राम तो इसका पहले से ही पार्ट है भारतमाला परियोजना का। तो उसमें दे रखा है कि एक ही जगह पे हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन का हब बनाएंगे। व्हाट दैट मींस एमएमएलपी में बता दूं कि जब वहां से रेलवे, एयरपोर्ट और बाय रोड तीनों तरह से ट्रांसपोर्ट होगा वहां पे एक वेयर हाउस से। दिस इज हाउ इट विल रिड्यूस द कॉस्ट, कि अगर हमने वहां वेयर हाउस रख लिया जहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कोई ऐसे अभी भी शहर हैं जहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वहां से कोई डिवीजन का हेडक्वार्टर है, वहां पे एयरपोर्ट भी है, बाकी बाई रोड भी वहां से कोई नेशनल हाईवे गुजरता है। ऐसी जगह पे हम वेयर हाउस रखेंगे तो ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। मतलब आपके पास अगर पॉइंट्स है, यू कैन आल्सो ऐड योर पॉइंट्स कि क्यों लॉजिस्टिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए। ये तो ई कॉमर्स और वेयर हाउसिंग की बात इन्होंने कर दी है। बाकी वेयर हाउस का ये भी है कि इफ यू हैव स्टोर, तो वहां पे जब प्रोडक्ट, कंपनी के लिए भी ये फायदा होगा कि इफ दे आर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स फास्टर, इफ दे आर रीचिंग फास्टर, तो पीपल विल ऑर्डर मोर। पीपल डोंट वांट टू वेट कि आपका 10 मिनट का वेट टाइम है, और जो आने जाने में खर्चे के अलावा आने जाने में अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, दैट्स आल्सो अ रिस्क। इफ यू हैव इट इन द सिटी तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इट विल बूम, मतलब कंपनीज को भी फायदा होगा, तो एंटरप्रेन्योरशिप पे बढ़ेगी। यू कैन आल्सो ऐड दीस पॉइंट्स की 4-5 हमने लिखे हैं। दिस इज लाइक 150 वर्ड्स का आंसर है, तो वी विल मैक्सिमम ट्राई टू मैक्स, मतलब 6-7 हम पॉइंट दे सकते हैं, मिनिमम हम 3-4 तो देंगे ही। 4 तो मेरे हिसाब से मिनिमम है कि पॉइंट्स आपको देने चाहिए। लिखने का एक तरीका ये भी है कि व्हेन यू आर राइटिंग योर पॉइंट्स, तो सबसे पहले जो लिखो सबसे अच्छा वाला लिखो, जो सबसे असरदार है, सबसे इफेक्टिव। क्योंकि
इफ व्हेन यू इट विल गेट चेक, पढ़ने वाले को भी लगना चाहिए ना, फर्स्ट सेकंड पॉइंट इट्स वेरी गुड, तो थर्ड फोर्थ थोड़ा वीक चलेगा। इफ यू स्टार्ट वीक इट विल लुक वेरी जनरल, तुमने जनरल एक आंसर लिखा है तो नॉलेज नहीं थी। जैसे इसमें भी हो सकता है कि आखिर वाला पॉइंट ये दिख रहा है यहाँ, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स, थोड़ा सा वीक सा है, बट इट्स ओके क्योंकि ये लास्ट में हमने लिखा है। पहले हमने ई कॉमर्स वाला डाला है, इट्स लाइक ए पंच। अब उसके बाद इसमें अब कंक्लूड करना है, तो हाउ विल बी कंक्लूडेड। अब कंक्लूजन में जैसे इंट्रोडक्शन के 2-3 टाइप होते हैं, कंक्लूजन के भी 2-3 टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि इफ यू रिमेंबर सम कमीशन कम कमिटी रिपोर्ट रिलेटेड टू द टॉपिक, किसी एजेंसी की, नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट है जो आपको याद है कि इससे एकदम भारतमाला परियोजना या लॉजिस्टिक्स पे कुछ दिया है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे कुछ दिया है, तो वो आप यूज करेंगे कंक्लूजन में सबसे पहले। वो सबसे बेस्ट तरीका है बिकॉज इट शोज कि आपको पता है। और उसके बाद अगर वो नहीं है तो उसका दूसरा रूल ये है कि आपका कंक्लूजन होना चाहिए ऑप्टिमिस्टिक। आपको सॉल्यूशन देना है, प्रॉब्लम नहीं देना है कि हाँ लॉजिस्टिक और बहुत ज्यादा है तो बहुत बेकार है, ऐसा करके नहीं छोड़ देना है। क्योंकि यू हैव टू थिंक लाइक इन सिविल सर्वेंट, तो आपको ये बताना है कि उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उस वे में अगर आपके पास डेटा नहीं है, कमीशन की रिपोर्ट नहीं है या याद नहीं है, तो यू कैन जस्ट राइट इन जनरलिस्टिक थोड़ा सा सॉल्यूशन देके 1-2 लाइनर में, वहां पॉइंट्स नहीं लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट कंक्लूजन में कि 4 पॉइंट लिख दिया आंसर में कि ये करना चाहिए। जस्ट इन अ सेंटेंस उसको थोड़ा सा ऐसे फ्रेम करके कि वी कैन डू बेटर बाय डूइंग दिस दिस दिस, तो ये हमारा आगे सही रहेगा। इन द नेक्स्ट जो भी है, यू कैन आल्सो यूज दीज थिंग्स की द गोल वी आर सीइंग फॉर इंडिया लाइक 2047 डेवलप, तो वो डेवलपमेंट में हेल्प कर देगा। या फिर ऐसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बन जाएगा, इस तरीके की चीजें भी तुम लिख सकते हो कि इफ यू गो ऑन दिस पाथ। ये एक हो गया। दूसरा ये है कि रिलेटेड टू द टॉपिक आल्सो राइट समथिंग व्हिच इज बीइंग डन, जो अभी गवर्नमेंट कर रही है व्हिच इज अ राइट स्टेप, तो यू कैन आल्सो मेंशन दैट स्टेप। सो आई थिंक द कंक्लूजन इज क्लियर, वी विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो यार, कुछ तो बोल लो। Critically analyze the performance of GST since its implementation. What are the major thematic areas of improvement that can help GST become a boon for India? This will be the question if I guess it, 15 मार्क्स का, क्योंकि इसमें वैसे भी हमें दिख रहा है 2 पार्ट के हैं, लंबा जाएगा। फर्स्ट इज ऑल्सो क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज, उसने बोल दिया कि जीएसटी की परफॉर्मेंस करो। ये फर्स्ट एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दिस क्वेश्चन इज इन 2 पार्ट्स कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद परफॉर्मेंस हमें एनालाइज करनी है। ये मतलब इट्स नॉट द रूल टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज जीएसटी। जैसा मैंने बताया इंट्रोडक्शन कैन बी ऑफ 2-3 टाइप्स, तो उसमें से एक ये है कि हम जीएसटी को ही, ये डेफिनेशन वाला इंट्रोडक्शन है कि हम डिफाइन कर देंगे व्हाट इज जीएसटी, और उसके बाद बॉडी आएगी, कंक्लूजन आएगा। यहाँ पे दूसरे टाइप का भी हो सकता है, हम जीएसटी का कोई डेटा भी डाल सकते हैं बिकॉज इट टॉक्ड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटी। तो हम जीएसटी का कोई लेटेस्ट डेटा अगर हमें याद है कि पिछले क्वार्टर में इतना कलेक्शन हुआ था, या फिर इसी मंथ, तुम जब आंसर लिख रहे हो तो उससे पिछले मंथ का डेटा न्यूज़पेपर में आया था कि इस बार 1.5 लाख हो गया जीएसटी कलेक्शन, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद दैट कि ये थोड़ा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इन अगस्त या सितंबर जो था इतना कलेक्ट हुआ था जीएसटी। पर सीधा ये एक लाइन से इंट्रोडक्शन नहीं हो जाएगा, सिर्फ लिख दिया जीएसटी कलेक्शन इतना था, ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। यू हैव टू टेल कि जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, और उसके बाद ये कि ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो वो भी हम दे सकते हैं इंट्रोडक्शन में। देन वी विल मूव टू द मेन पार्ट ऑफ द आंसर विच इज बॉडी। तो उसमें हम बताएंगे जो एनालाइज करने का पार्ट है, परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे सिंस इम्प्लीमेंटेशन, तब से लेकर अब तक क्या हुआ है उसकी परफॉर्मेंस में। फिर उसका सेकंड पार्ट है, जैसे पिछले की अप्रोच में 3 ही पॉइंट थे, इसमें 4 है क्योंकि इसमें एक और पार्ट है कि व्हाट आर द थीमेटिक एरियाज, तो वो हमें बताने पड़ेंगे कि थीमेटिक एरियाज कौन से हैं। और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे अप्रोप्रिएटली, जो भी 2-3 टाइप में से एक कंक्लूजन में बैठेगा। अब इसमें यह है कि जो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैं कह रहा हूँ, उसमें क्वेश्चन पे डिपेंड भी करता है कि कौन सा वाला यूज कर रहे हैं। समटाइम्स देयर इज नो अदर वे देन यूजिंग द डेफिनेशन। और कभी कभी होता है कि डेटा होता है आपके पास तो तुम डेटा यूज कर सकते हो, नहीं है तो फिर नहीं कर सकते। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ पता चल जाता है कि किसमें क्या है। जीएसटी वाले में तो भरपार डेटा है, भरपूर है, न्यूज़पेपर में आता रहता है। कलेक्शन का डेटा हो गया, जीएसटी के अलावा कुछ बिना कलेक्शन के कुछ हो गया कि जीएसटी की वजह से इतना कुछ कुछ हुआ है, टैक्स रेट ऐसी बढ़ी है या टैक्स पेयर्स इतने बढ़ गए हैं। ये डेटा एक मैंने याद किया था पहले, पता नहीं कितना 1 करोड़ कुछ टैक्स पेयर्स थे, अब 5 हो गए या 6 करोड़ हो गए, एमबिट में ले लिया, इस तरीके का जो भी है। मतलब
तो इस वाले में हमने सिंपली जो देखेंगे, इसमें इसने बता रखा है कि व्हाट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जो 17 में हुआ था, 1 नेशन ये था। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन टाइप इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। मूविंग ऑन टू द, यहाँ से हमारा शुरू हो गया कि जो एनालाइज वाला पार्ट है। सो अब मैं यहाँ थोड़ा बता दूं तुम्हें कि जो टर्म्स है ना, क्रिटिकली एनालाइज हो गया, एक एनालाइज, इवेल्युएट, एक्सप्लेन, डिस्कस, ये जो भी टर्म्स है, दे आर नॉट स्पेसिफिक टू यूपीएससी। ये कोई टर्म्स ऐसी टर्म्स नहीं है कि जो यूपीएससी ने बनाई है या इसी के पेपर में आती हैं। ये टर्म्स जो हैं, फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो एडमिशन के लिए दे मेक यू राइट एन ऐसे, एडमिशन के लिए वहां ऐसे लिखते हैं, तो उस ऐसे के अंदर ये टर्म्स यूज होती हैं। वो ऐसे ही ऐसे देते हैं कि डिस्कस, इवेल्युएट, इस तरीके का उन्हें ऐसे लिखना होता है। तो वहां से ये टर्म्स आई है, तो ये एक जनरल टर्म है। मतलब मेरा कहने का ये है कि फॉरेन से कोई लेन देन नहीं है, कि जनरल टर्म है, तो यू हैव टू नो द मीनिंग। जब क्वेश्चंस में ये किया गया है तो उसका मतलब क्या है। वो सारी सेम नहीं होती हैं कि सब सेम है बस आंसर लिख दो। टॉपिक पूछा है जीएसटी, तो जीएसटी पे जो आता था सब लिख के आ गए, ऐसा नहीं होता है। ये सब टर्म्स असली अलग से टर्म्स है, यूपीएससी भी उन्हें यूज करता है। तो ये एक मैं कहूंगा कि इट विल बी बेटर अगर तुम ये टर्म समझ लोगे कि किसमें क्या है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। आंसर राइटिंग जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसके साथ साथ ये कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जस्ट इन अ मिनट मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। डिस्कस जो होता है वो एक जनरल डिस्क्रिप्शन होता है फिनोमेना या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का, तो उसमें कोई इतना ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना होता। जो क्रिटिकली एनालाइज जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसका क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज हम किसी भी चीज को करेंगे तो वी विल सी एट द पॉजिटिव्स आल्सो एंड नेगेटिव्स आल्सो। तो इसने क्रिटिकली एनालाइज बोला है परफॉर्मेंस को, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों उस चीज के दिखेंगे और एविडेंस के बेस पे एक फेयर जजमेंट देंगे कि ये ठीक है या नहीं है। अब जीएसटी हम ये तो नहीं देंगे जजमेंट कि ये बिल्कुल बेकार है, बट हम थोड़ा सजेशन देंगे जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, कि इसमें क्या नेगेटिव्स थे तो ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो क्रिटिकल एनालाइज में एक तरीके से प्लस माइनस दोनों देखे जाते हैं। और वो जो डिस्कस है उसमें थोड़ा सा जनरल होता है। उसमें जरूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज पे फोकस करके, आपसे जजमेंट नहीं मांगा जाता है कि आप उसमें प्लस माइनस दोनों देके कुछ बताओ कि ये कैसा है। वैसे ही किसी किसी क्वेश्चन में होता है एक्सप्लेन सीधा, कि एक्सप्लेन दिस दिस दिस। वो बहुत सिंपल है। एक्सप्लेन वाला जहां पे होगा इट विल बी यूजुअली विद सम फिनोमेना या कोई थ्योरी के साथ, कि एक्सप्लेन बिग बैंग थ्योरी जस्ट फॉर एन एग्जांपल, या एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन। तब उसने एक्सप्लेन बोला है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन एक्सप्लेन करो, यू हैव टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। उसमें तो आपको एडवांटेज या प्लस माइनस साइक्लोन के नहीं बताने कि साइक्लोन से क्या बुरा होता है क्या अच्छा होता है। यू हैव टू एक्सप्लेन कि साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है, इट्स एन फिनोमेना, वो थ्योरी है एक। तो ऐसी ये कुछ चीजें हैं। हाँ, भेज दो। हाँ, तो ये एक छोटा सा ये है। अब हम बैक टू आवर क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज है। तो इसमें इसने पहले गेन्स बताए जीएसटी, दैट कैन वी कैन सी दैट एज द पॉजिटिव्स ऑफ जीएसटी, कि टैक्स कंप्लायंस, ऑटोमेशन, इंक्रीज रेवेन्यू, ट्रांसपेरेंसी और efficiency, ये सब हो गया, ठीक है। हमने ये लिख भी रखा है आफ्टर, वो तो चार्ट एक फ्लो चार्ट टाइप बना रखा था। उसके बाद कि इससे क्या क्या हुआ है, स्ट्रीमलाइन टैक्स कंप्लायंस हुआ है, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन की अलग अलग पॉइंट पे बार बार जो लगता था स्टेट के टैक्स एक के ऊपर एक, वो हट गया है। टैक्स बेस भी बढ़ा है, शायद इसमें मेंशन नहीं है लेकिन टैक्स बेस भी बढ़ा है। उसका एक नंबर भी था कि 6 करोड़ अब एम्बिट में आ गए हैं, पहले इतने थे, जो भी है। एफिशिएंसी इन इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस हो गया, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो ये पॉइंट्स मैं, आई विल नॉट रीड एवरीथिंग, कि मेरा मकसद ये नहीं है तो तुम ही पढ़ लोगे। दिस इज ऑल इन योर नोट्स बुक्स या मटेरियल जो भी है। हाउ टू राइट इज आई थिंक माय मोटिव। और तुम्हारा अगर ये है कि सर पढ़ ही दो आप, तो एक एक तो मैं पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं है। बट फिर भी कि ये हो गया पॉइंट सारे। अब हम जाएंगे कि इसमें नेगेटिव्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं जीएसटी में। और उसके बाद हम बताएंगे, जैसा उसने पूछा है कि थीमेटिक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताने हैं, तो हम बताएंगे। अभी पॉजिटिव ही चल रहे हैं, ऑटोमेशन हो गया, इंक्रीज रेवेन्यू हो गया, ई वे बिल कंप्लायंस, ये आप लोग पढ़ लेना सब जो भी है। अब आगे वेरियस इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी रेजिम। तो अब हम इसमें इश्यूज बताएंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एक एरिया है जहाँ सर्टेन लिमिटेशंस थी। इसके अलावा कंप्लायंस इश्यूज हैं, दूसरे लिमिटेशंस भी हैं, अभी भी कुछ गड़बड़ चल रही है, लूपहोल्स भी हैं जीएसटी में, वो भी चल रहे हैं। और रेट्स की है, कुछ अभी आइटम्स जीएसटी के जीएसटी से बाहर हैं,
एक अलग से लिस्ट है, उसकी वजह से दिक्कत होती है, उनको अंदर नहीं ले पाए हम। सिविल एविएशन, ये एविएशन फ्यूल हो गया, और भी हैं एक दो चीजें, सर, पेट्रोल। मे आई हाँ, आस्क द क्वेश्चन? यस। जैसे आपने बोला कि ये क्रिटिकली एनालाइज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों आने चाहिए. So are we supposed to हाँ, keep them in equal parts? Like if I've written four positives, I have to write four negatives, or can the all positives and negatives outweigh each other? देखो, ऐसा है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको कैसे रखेंगे, बराबर रखेंगे कि कितना रखेंगे, देयर इज नो रूल अबाउट इट। पर उससे ये जाएगा ना कि इफ वी आर राइटिंग फॉर एग्जांपल 6 पॉजिटिव्स और 4 नेगेटिव्स, तो ठीक है। बट हम लिखेंगे 3 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, तो वो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी आ जाएगा पढ़ने वाले पे कि तुम, इट विल लुक दैट यू आर जजिंग इट इन द नेगेटिव डायरेक्शन कि जी ये कोई भी टॉपिक है वो गलत है, स्टेटमेंट के खिलाफ। तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो बैलेंस रहे, ताकि हम एक फेयर जजमेंट दे, ऐसा ना लगे कि पहले से हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जजमेंट ये है कि ये चीज बेकार है। फॉर एग्जांपल जीएसटी में तो नहीं होगा ऐसा, किसी भी चीज में कि ये बेकार है, इसके डिसएडवांटेज ज्यादा हैं। Obviously, if they are asking about some scheme or some government program like GST or something else, तो उसमें हम ये ट्राई नहीं करेंगे कि हमारे नेगेटिव ज्यादा रहें, बिकॉज हम जजमेंट भी आखिर में ये नहीं देंगे कि डिसएडवांटेज ज्यादा है, किसी चीज के डिसएडवांटेज ज्यादा है तो फिर वो एग्जिस्ट ही क्यों कर रही है। तो इट विल बी ए क्वेश्चनेबल थिंग कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट क्यों किया है। तो इसलिए वी विल ट्राई कि बराबर रहे, पर एक दो पॉइंट ऊपर नीचे रहेंगे तो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस कि उसमें 4 हैं तो उसमें 5 हो गए। कुछ पॉइंट अच्छा याद आ गया तो वो तो लिखेंगे ही, तो उस हिसाब से है। बट हम बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे कि बहुत इम्बैलेंस ना लगे कि इसमें 2 हैं और इसमें 5 है, कि वो फिर रिफ्लेक्ट ऐसे कर जाएगा। ठीक है। All right, sir. Thank you. तो इसमें ये प्रॉब्लम्स में थे, कंप्लायंस इश्यूज हैं, और कुछ चीजें अभी भी जीएसटी के रिजीम से बाहर भी हैं, वो हो गए इश्यूज। बाकी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में डिफिकल्टी, कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन स्ट्रक्चर, उसमें बैंड बने हुए हैं अलग अलग, 28, 12%, 18%, अलग अलग चीजों पे अलग अलग, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरे इश्यूज ये भी है, जैसे ये भी डाल सकते हैं इसमें हम, फेडरलिज्म वाला जो स्टेट और सेंटर के बीच में टसल चल रही थी कि उनको अलग से कंपनसेशन देना था 5 साल तक, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो 2022 तक। तो उसमें कि उसको कैसे फिगर आउट करेंगे, कितना देंगे। स्टेट्स कह रहे थे हमें ज्यादा दो, कोविड में उन्होंने ज्यादा मांगा था कि कोविड में ज्यादा दो। वो स्टेट और सेंटर के बीच में कन्फ्लिक्ट हुए थे कि हाउ टू वैल्यूएट, कितना देना है कॉम्पनसेशन। तो वो भी एक इशू है इसमें, शायद होगा भी आगे। हाई कंप्लायंस टैक्स शेयरिंग इशूज ये इसमें आ गया, जो मैं अभी कह रहा था। तो ये एक इशू हो गया है। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है दूसरा। ये भी हम कह सकते हैं कि उसका जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है जीएसटी काउंसिल है, उसमें किसका कितना शेयर है। उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि 2/3 सेंटर के पास है, 1/3 उनके पास है। तो वो थोड़े से भी उधर गिर जाता है, सेंटर स्टेट्स के पास कोई वीटो पावर नहीं है। तो इस तरीके के आप मतलब नेगेटिव्स उसमें बता देंगे जीएसटी के, जो भी इश्यूज है। ये इस अलग से है ब्रेकडाउन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन स्टेट यूनियन, ये लंबा चला था। तो इट विल बी ए गुड पॉइंट, इसको तो मतलब छोड़ना नहीं चाहिए कि कैसे टैक्स शेयरिंग में दिक्कत थी दोनों के बीच में। ठीक है। अब इसके बाद हम सेकंड पार्ट में आए क्वेश्चन के कि मेजर थीमेटिक एरियाज, जो सीधा सीधा उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये, मेजर थीमेटिक एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इसमें 3 रेट स्ट्रक्चर इसने बताया, लोअरिंग टैक्स रेट है कि टैक्स रेट कम कर दें एक तो। अब इसको कंपेयर हम दूसरी कंट्रीज से कर सकते हैं कि वहां ज्यादा था, जो इसका बैंड वाला स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जीएसटी ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, बाकी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, अलग अलग एनवायरमेंट के लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। तो वैसे ही, क्योंकि जीएसटी अलग से अब एक इतना बड़ा टॉपिक हो गया है, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल केस अगर सॉल्व करने के लिए जल्दी हो जाएंगे। तो इस तरीके के हमने एरियाज दिए इंप्रूवमेंट के हमने, कि ट्राइब्यूनल हो गया कि उसके लिटिगेशन में कैसे हेल्प करेगा। टैक्स रेट का अलग से दिया है हमने, लोअरिंग टैक्स रेट। गुड्स आउटसाइड, ये जो मैं कह रहा था बाहर, जो वापस से कैसे अंदर लिया जाए इलेक्ट्रिसिटी और इन सबको, जो जीएसटी से अभी भी बाहर है। तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर इट। ये हो गया। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड का एग्जांपल दे रखा है। अगर तुम्हें ऐसा कोई डेटा एग्जांपल याद आता है जहाँ पे जीएसटी या जीएसटी से इक्विवेलेंट कोई दूसरा टैक्स हो, जरूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड में भी जीएसटी हो, तो
वो भी एग्जांपल तुम यहाँ दे सकते हो, इट विल सपोर्ट योर, इट इज लाइक द एविडेंस, क्योंकि हमें एक एविडेंस भी देना पड़ेगा ना कि एनालाइज कर लिया तो कि कैसे किया है। तो वो एविडेंस के लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड दिया है। बाकी तुम अगर पढ़ते रहो कहीं न्यूज़पेपर में या कहीं पे तुम्हें कुछ और याद आए तो तुम वो भी दे सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। जैसे किसी और कंट्री में हो, यूरोपियन यूनियन में तो वैल्यू एडेड टैक्स चलता है अभी भी, उसमें भी 17 से 27% चलता है, वेरीज बाय कंट्री है उसमें अलग अलग, वो उतना सही नहीं बैठेगा। जीएसटी न्यूजीलैंड है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी जीएसटी चलता है, तो सेम तुम ऑस्ट्रेलिया का दे सकते हो, वहाँ रेट 10% है, वहाँ पे हमारी तरह बैंड्स नहीं बना रखे हैं, सिंपल 10% है। तो तुम ये एविडेंस के तौर पे दे सकते हो कि सिंप्लीफाइंग स्ट्रक्चर हेल्प करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ इज ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग इट, ये कह के तुमने एग्जांपल एक दे दिया। कनाडा में भी जीएसटी इक्विवेलेंट एक टैक्स है, आई डोंट नो द नेम, पर उसमें भी है, तो उसमें भी रेट शायद 5 या 6% है, उसका दे दिया। न्यूजीलैंड में तो है इसमें जैसा लिख रखा है। सिंगापुर में भी जीएसटी टैक्स है, मतलब जीएसटी इक्विवेलेंट, नाम कुछ और हो सकता है, उसमें 8% सेम रेट है वहां पे भी। तो इस तरीके से तुम करके देख सकते हो कि कोई भी एग्जांपल दे दिया तुमने टू सपोर्ट योर पॉइंट्स। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, हम वी हैव आंसर्ड इट। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन वुड बी वे फॉरवर्ड, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुडंट लुक नेगेटिव, और सीधा ये नहीं बोल देंगे कि जीएसटी बंद कर दिया जाए सर, ये तो बहुत ही बेकार है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव हमने देख लिया, तो वी विल ट्राई कि दिस सिस्टम कैन बी बेटर, तो वी विल इम्प्रूव इट। तो हम ये लिखेंगे कि जीएसटी थोड़ा बहुत ये चला था, बीच में टसल्स हुआ था, जैसा इसने कह रखा है रोलर कोस्टर राइड, इट मींस कि उसमें प्लस भी है माइनस भी है, अप्स एंड डाउन्स था, ये है, लेकिन हम इसको और बेहतर करा के वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम ऑफ वन नेशन वन टैक्स, ऐसा लिख देंगे, तो इट विल बी ए वे फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। ठीक है। यहाँ पे सेम अगर कोई कमेटी कमीशन की तुम्हें रिपोर्ट याद आ जाए जिसने जीएसटी के रिफॉर्म्स के लिए कुछ बोला हो या कुछ कहा हो कि ये करेंगे तो सही हो जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट हियर। मुझे तो याद नहीं है, तो इसमें है भी नहीं। ठीक है। किसी किसी टॉपिक में होती हैं, जैसे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स निकलती हैं, सोशल जो इश्यूज होते हैं ज्यादातर उन पे, इकोनॉमिक्स पे नहीं। जैसे मुझे याद आ रहा है लॉ कमीशन की उस पे थी, चाइल्ड मैरिज जब आया था कि दोनों के लिए 21 कर देना चाहिए, तो वहां पे लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है 2018 की, उसमें उसने कहा था कि नहीं करना चाहिए। तो दैट विल बी द एविडेंस, यू कैन यूज इट टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, अगर प्लस माइनस देख रहे हैं तब। तो ऐसा कुछ याद आए तो यू कैन यूज इट, यहाँ नहीं आ रहा है तो ठीक है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, इवेल्युएट द पोटेंशियल public private partnerships in driving employment generation and skill development in India, considering the challenges of aligning these models with the dynamic demands of a rapidly evolving labor market. English, बहुत सारी इंग्लिश। ठीक है, ये बड़ा सा एक क्वेश्चन हमने देख लिया है, तो ये इवेल्युएट से सीधे शुरू हो रहा है। तो अब इसमें क्या करना होगा, तो ये हमें इवेल्युएट देख के पता चल जाए, उसके बाद हमारा टॉपिक है कि ये है किस चीज पे। तो इसमें किस चीज पे ये है इवेल्युएट के बाद, जैसे इसने पीपीपी एक मेंशन किया है, और हमें पीपीपी से ये करना है कि एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया कैसे होगा, पीपीपी का क्या पोटेंशियल है कि उससे ये हो सके। ये तो एक पार्ट हो गया इसका। अगले में ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, थोड़ा बड़ा जाएगा, कंसिडरिंग द चैलेंजेस। अब इसने लेबर मार्केट की भी वो किया कि लेबर मार्केट में जैसे डिमांड चेंज होगी, उनको उन चैलेंजेस को कंसिडर करते हुए, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मेंशन समथिंग कि वो चैलेंजेस कौन से होंगे, तभी तो हम उनको कंसिडर करेंगे। तो हमें मिला जुला के इसको आंसर ये करना है कि पीपीपी का पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट में क्या है, और रिलेटिंग इट टू द लेबर मार्केट डिमांड्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट ये मैंने सिंपल बोला, इसने बोला है कि डायनेमिक डिमांड्स ऑफ रैपिडली इवॉल्विंग, इसका मतलब यही है कि जो अभी चल रहा है, जो चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से वट एवर इज चेंजिंग, उससे रिलेट करते हुए लेबर मार्केट की डिमांड से। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट को लेबर मार्केट की डिमांड से तो हम इजीली इंटरकनेक्ट कर सकते हैं कि लेबर मार्केट की जो डिमांड होगी, वो जो जिस स्किल की डिमांड होगी वही तो स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए। लेबर मार्केट में एम्प्लॉयमेंट तभी मिलेगा जब लेबर मार्केट में जिस चीज की डिमांड है, हमें इंजीनियर चाहिए, हमें एआई चाहिए अभी फॉर एग्जाम्पल, जस्ट ये आंसर नहीं है क्वेश्चन का, एआई इंजीनियर की डिमांड है क्योंकि एआई चल रहा है, तो हमें स्किल भी तो उसी हिसाब से देनी पड़ेगी। तो हमें स्किल को उससे ड्राइव करना है, और वो ड्राइव कैसे करना है, पीपीपी से। दिस इज द लाइक द क्वेश्चन जो बाइंडिंग थ्रेड है इसका। सो अब इसमें हम आगे चलते हैं, तो इसकी अप्रोच वही लिखी हुई है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, विच इज सेम।
अब ये है कि इवेल्युएट इसमें की टर्म था, तो इवेल्युएट में हमें किसी भी चीज की वैल्यू, किसी चीज की मतलब सिग्निफिकेंट हमें इवेल्युएट करनी होती है। जैसे हमें पोटेंशियल इवेल्युएट करने को बोला है तो हमें उसकी वर्थ इवेल्युएट करनी है कि वो कितना अच्छा है या कितना बेकार है। अब इसमें यह आता है कि व्हेन वी विल बी कंक्लूडिंग द आंसर, तो हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि वो बेकार है। हमें बोला है इवेल्युएट करने को स्ट्रेंथ वीकनेस की, वो उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन हम आखिर में ये तो नहीं करेंगे ना कि पीपीपी से तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ऐसा तो नहीं है। तो हम यही देंगे आखिर में फॉरवर्ड लुकिंग कि ये है तो उसका पोटेंशियल इतना है तो उसको यूज कर लेंगे तो इट विल बी गुड। ठीक है। अब जैसे इंट्रोडक्शन है, हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पीपी, कुछ नहीं है इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन तो मैंने बता दिया, वैसे ही लिखना है। सीधा इंट्रोडक्शन पे आते हैं। तो इसने अब बोला है कि इंडिया फेसेस द चैलेंज हार्नेसिंग इस डेमोग्राफिक डिविडेंड विद ओवर, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, रिस्किलिंग। तो ये तो ठीक है, एक नॉर्मल सा एक हो गया इंट्रोडक्शन, बट इट्स नॉट दैट एकदम पिन पॉइंट नहीं है। ठीक है। पीपीपी इन स्किल डेवलपमेंट, इंडिया डिजिटल इंडिया कैंपेन, भारत नेट प्रोजेक्ट। ठीक है। तो ये हम अब इसको कैसे भी शुरू कर सकते थे, इधर वी कुड हैव स्टार्टेड विद द पीपीपी, पीपीपी बता के भी शुरू कर सकते थे डेफिनेशन वाला, बट मैं फिर से कहूंगा इफ यू हैव डेटा, कोई रिपोर्ट, कुछ भी तुम्हें याद आ रहा है तो यूज इट। सीधा डेफिनेशन इज द सिंपलेस्ट वे की डेफिनेशन दे दी, पीकी पर हम दे सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है, वी कैन ऑल्सो गिव सम डेटा अबाउट दैट। जैसे स्किल इंडिया की एक रिपोर्ट थी 2021 की, उसमें था कि कितने परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं या स्किल्ड हैं इंडिया में ग्रेजुएट होने के बाद, ऐसा कुछ था उसमें। वो भी ज्यादा यहाँ क्लोज नहीं है, पर ऐसी कोई भी आपको अगर डेटा याद आए स्किल डेवलपमेंट या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो वो यहाँ पे यूज किया जा सकता है। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यहाँ लिखा हुआ है 50% ऑफ वर्कफोर्स नीड्स स्किलिंग ड्यू टू एआई ऑटोमेशन, ये भी ठीक है बट इट्स नॉट वेरी पिन पॉइंटेड, लेकिन इट विल फ्लोट अगर कुछ और याद नहीं आ रहा है तो। बट अगर आपको इंडिया स्पेसिफिक कोई डेटा स्किल में याद आ रहा है तो यू कैन यूज इट, इट विल बी बेटर। बाकी पीपीपी की डेफिनेशन देके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, बट वो लास्ट ऑप्शन है। ये हमने इंट्रोडक्शन में किया, उसके बाद we will move to, क्या मेरे स्क्रीन पे जो लिखा आ रहा है वो तुम्हें भी दिख रहा है क्या, लो सिस्टम रिसोर्सेज? नहीं, ये दूसरा, यहाँ पे कुछ और नहीं है ना, यू कैन सी द पीडीएफ ओनली। ठीक है। ये इसकी बॉडी हमने शुरू की है यहाँ से, डायनेमिक डिमांड्स ऑफ लेबर मार्केट। अब हम इसमें पहले ये प्रूव करेंगे ना कि जो लेबर मार्केट है उसकी डिमांड क्या है। ठीक है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि जो स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है तो वो इस हिसाब से होना है, जो लेबर मार्केट की डिमांड है उस हिसाब से होना है। और उसके अंदर पीपीपी क्या हेल्प कर सकता है ये हमें आंसर में देना है। वी जो डोंट हैव टू जस्ट गिव द डिमांड और स्किल, हमें ये बताना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की क्या सिग्निफिकेंस है उसमें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अभी मैं बताऊं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों आएगी स्किल डेवलपमेंट में, कैसे हम यूज करेंगे। पीपीपी होता क्या है, जिसमें कि गवर्नमेंट भी हो, पब्लिक भी हो और प्राइवेट सेक्टर भी हो, दोनों मिलके करें, तो वो स्किल डेवलपमेंट में क्यों आएगा। तो इसका लॉजिक पहले होना चाहिए, आंसर तो ठीक है पढ़ लेंगे जो भी लिखा हुआ है। वो इसलिए आएगा क्योंकि लेबर मार्केट की डिमांड प्राइवेट भी ड्राइव करता है, प्राइवेट को चाहिए लेबर, तो उसको कौन से स्किल चाहिए, तो इट विल हेल्प इन ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट में प्राइवेट हेल्प करेगा तो दोनों मिलके करेंगे, तो एक वो जो लिंक बनेगा कि प्राइवेट को चाहिए क्या और दे क्या रहे हैं। जो कहते हैं इंडस्ट्री और एकेडमिक लिंकेज जो होता है कि एकेडमीज या यूनिवर्सिटीज में क्या स्किल डेवलप हो रही है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो इंडस्ट्री रेलेवेंट है या नहीं, तो पीपीपी रहेगा तो वो लिंक स्ट्रांग होगा, दोनों के बीच में एक्सचेंज होंगे, रिसर्च होगा, तो एकेडमिक इंडस्ट्री लिंकेज बढ़ेगा, इसलिए पीपीपी मॉडल होगा। एक तो फर्स्ट ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि फंडिंग बढ़ेगी, यहाँ पे पीपीपी लगेगा तो हम प्राइवेट भी अपना डालेगा, उसकी भी रिस्क होगी थोड़ी, गवर्नमेंट भी डालेगा। ओनस इज नॉट ऑन जस्ट द गवर्नमेंट की स्किल डेवलपमेंट करा दो, कैसे भी ट्रेनिंग करानी है। ये दूसरा हो गया।
तीसरा ये रहेगा कि रूरल एरियाज जो रहेंगे वहां पे पीपीपी मॉडल चलेगा। अभी रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, सारी स्कूल जो भी हैं सब गवर्नमेंट चला रही है, प्राइवेट सेक्टर बहुत कम है, क्योंकि वहां पे कंज्यूमर उस टाइप का नहीं है हाई पेइंग। तो वहां पीपीपी कर देंगे तो प्राइवेट भी वहां अपनी एफिशिएंसी लेके पहुंच सकता है। प्राइवेट के पास क्या है, एफिशिएंसी है, ट्रेनिंग है, अकेला वो नहीं जा रहा है क्योंकि वहां मार्केट नहीं है, तो गवर्नमेंट के साथ जाएगा, तो वहां स्किल डेवलपमेंट का मार्केट बन जाएगा पीपीपी इन रूरल एरियाज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम बाद में डालेंगे जब पीपीपी और स्किल डेवलपमेंट की बात आएगी। पहले हम लेबर मार्केट की डिमांड बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, पहला है ये वापस से वो लाइन लिखी हुई है एआई वीआई है, तो वापस से हमें रीस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी, ये एक फर्स्ट डिमांड होगी, चाहिए पड़ेगी। शिफ्ट टू सर्विसेज है, इंडिया चेंज हो रहा है, इसमें इंडिया भी लिख सकते हैं, देयर इज ए ग्रोइंग डिमांड है, बट इंडिया इज मूविंग फ्रॉम एन एग्रीकल्चर टू डायरेक्टली सर्विस बेस्ड कंट्री। मैन्युफैक्चरिंग हमने गायब कर दिया है, हम अगर सर्विस में जा रहे हैं, सर्विसेज बढ़ रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं सर्विसेज का, तो वो वाली स्किल्स भी चाहिए होंगी जो कि मिल भी रही है वैसे अभी तो, बीपीओज इंडिया में लग रहे हैं। तो ये इसलिए ये है लेबर मार्केट की डिमांड। ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, आपको पता ही है, सब गिग इकोनॉमी ग्रोथ है, ये बढ़िया, मुझे याद नहीं आ रहा था पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है। गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, उस हिसाब से स्किल्स चाहिए होंगी टेक्निकल और सॉफ्ट दोनों, क्योंकि प्लेटफॉर्म बेस्ड चल रहे हैं, जो भी डिलीवरी वाले हैं सब कुछ गिग इकोनॉमी है, अब तो बिना डिलीवरी के भी बुक बुक टिकट बुक सब कुछ हो रहा है, ठीक है। सस्टेनेबली फोकस, थोड़ा ग्रीन डालना था, वीक सा है, ठीक है। कल्चरल सोशल शिफ्ट ये भी हो रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ये थोड़ा वेग से पॉइंट है, कल्चरल सोशल शिफ्ट डाल दिया कि लेबर मार्केट इसलिए चेंज हो रहा है, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है। अंदर भी देखो, चेंजिंग सोशल नॉर्म्स आर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर डाइवर्सिटी, तो ये इसीलिए हमने ये बाद में लिखे हैं, पहले ग्लोबलाइजेशन, एआई और सर्विस सेक्टर आगे आ चुका है, तो मेन हमारे पॉइंट जो अच्छे वाले थे वी हैव रिटन इट अबव। अब ये थोड़ा सा ये डाल दिया कि कल्चर सोशल शिफ्ट भी हो रहा है क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, ठीक है। सोसाइटी चेंज कैसे हो रही है, सच में भी हो रही है, पॉइंट फालतू नहीं डाला है। जैसे कि लेबर की जैसे जैसे डिग्निटी बढ़ेगी डेवलप कंट्रीज में होती है, उस तरीके से चेंज हो रहा है। नाउ ग्रेजुएट पीपल आर आल्सो बीइंग, मतलब ब्लू कॉलर इकोनॉमी में जा रहे हैं, पहले पसंद नहीं करते थे बट दे आर गोइंग, इफ गूगल सर्च व्हाट इज ब्लू कॉलर एनीवे। तो अब इसमें ये हमने लेबर मार्केट डिमांड बता दी, उसके बाद हम आए हैं अब पीपीपी का कैसे स्किल डेवलपमेंट में रोल है वो बताने के लिए। एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन पीपीपी के पास है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर के पास है टेक्नोलॉजी और ये सब, तो वो अपना लेके आएगा उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के साथ। स्केलिंग अप इनिशिएटिव्स है, जो पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है उसको स्केल अप कर सकती है प्राइवेट की हेल्प के साथ, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कहीं खोलेगी तो, उनके क्योंकि उनका नेटवर्क पहले से बना हुआ होता है। इंडस्ट्री अलाइन करिकुलम है, ये जो मैं इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज का कह रहा था वही है कि करिकुलम हम इंडस्ट्री के अलाइन होगा, गैप दोनों के बीच में जो है कि क्या सिखा रहे हैं और क्या नहीं वो कम होगा, क्योंकि जो लेबर डिमांड है वो इंडस्ट्री को ढंग से पता है प्राइवेट वाले को, इसीलिए पीपीपी है। जॉब आउटकम्स, इनोवेटिव ट्रेनिंग मेथड्स, इनोवेटिव ट्रेनिंग में से सेम एज ये ऊपर जो था एक्सपर्टीज एंड इनोवेशन, वही इनोवेटिव ट्रेनिंग मेथड हो गया। एफिशिएंसी आ जाएगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन बिकॉज पीपीसी अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये चार वर्ड ही इसका की पॉइंट है, क्योंकि उनके पास प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन से भी, एफडीआई भी, सब कुछ उसमें डलता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए पैसा भी ज्यादा होता है। गवर्नमेंट के पास क्या होता है, सारा सिर्फ टैक्स होता है जो कलेक्ट करती है, उसी से सब कुछ चलाएंगे, वही है कि फंडिंग हो जाएगी, दोनों एक साथ आएंगे, तो ये सब पीपीपी का रोल है। अब इसने चैलेंजेस भी दिए हैं, क्योंकि उसने पूछा था, इफ यू रिमेंबर द क्वेश्चन, उसने बोला था कि कंसीडरिंग द चैलेंजेस ऑफ द लेबर मार्केट, और वैसे भी अगर नहीं भी पूछा होता तो एक पेज तब ये चार्ट या फिर यहाँ पे दो तीन पॉइंट हम देते, बिकॉज द क्वेश्चन इज इवेल्युएट, किसी चीज को हम इवेल्युएट सिग्निफिकेंस उसकी करेंगे कि पीपीपी कैसा है इस चीज में, तो हम उसका चैलेंजेस भी देखेंगे ही ऑब्वियसली। तो ये चैलेंजेस का फ्लो चार्ट है, इसके बाद चैलेंजेस लिखे हुए हैं कि चैलेंजेस क्या क्या है पीपीपी मॉडल्स में अगर हम लाना चाहेंगे तो। ट्रेनिंग इंडस्ट्री मिसमैच है जो इस समय है, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है, पीपीपी लाएंगे तो उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता है उसको तो सारा टॉप डाउन गवर्नमेंट से ही मॉनिटर इवेल्युएशन होता है, बाकी चीजें भी आती हैं, अगर कोई चीज हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसका भी मेंटेनेंस और वो सब चीजें हैं। रीजनल एक्सेस डिस्पैरिटी, सस्टेनेबल कंसेप्ट, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक डिले पीपीपी प्रोजेक्ट्स में टाइम एंड कॉस्ट ओवररन हो जाता है, प्रोजेक्ट धीरे हो जाता है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है कहीं कहीं पे, तो वो रेड टेपिज्म चलता है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाता काम, अकेला प्राइवेट होता तो बढ़ जाता। तो वो सब चीजें यहाँ पे मतलब तुम चैलेंजेस लिख दोगे क्योंकि इवेल्युएट कर रहे हैं। इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यू कैन रीड इट। इसके बाद हम आएंगे वे फॉरवर्ड पे, तो वे फॉरवर्ड में
यही है कि थोड़ा सा हमें पॉजिटिव चीजें देनी होंगी। इसमें पॉइंट्स में लिखा हुआ वे फॉरवर्ड इज नॉट नीड नॉट बी टू बी इन दीज पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स यूज करने की जरूरत नहीं है, इससे छोटा भी हो सकता है। ये तो सब कुछ है जो भी याद आया, जरूरी नहीं है इतना सारा तुम लिखो, एक पैराग्राफ में करना होता है वे फॉरवर्ड यूजुअली, या फिर मैक्स 2, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तो अब वे फॉरवर्ड यही है कि इंडस्ट्री टाइज बार बार जो मैं कह रहा हूँ वही करेंगे। प्रोमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग एक हो गया कि वहां पे भी पीपीपी के माध्यम से कराई जाए जब जॉब शुरू हो जाए। उसके बाद ताकि स्किल्स रीस्किलिंग चलती रहे, जैसे एआई और ऑटोमेशन का जरूरत पड़ रही है, तो जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें भी तो जरूरत है कि 5 साल 6 साल की नौकरी हो गई, वो कैसे करेंगे आगे की 20 साल की, उन्हें भी जरूरत है, तो वो कर देंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे, जैसे ऊपर चैलेंजेस में ही लिखा था, ये उसको एड्रेस कर रहा है। यहाँ पे लिखा था कि मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन इश्यूज है, तो उसका एक सिस्टम तैयार हो मॉनिटरिंग का, तो वो अच्छे से हो जाए। रूरल एक्सेस, क्योंकि लेबर मार्केट वहां से भी हमें लेना है, जो वहां पे यूथ है, तो उसके लिए एक्सपेंड करेंगे सस्टेनेबल। इसमें तो ज्यादा लिखे हुए हैं, इतना बड़ा नहीं होता है, कंक्लूजन इतना बड़ा नहीं लिखना होता है, 2 पैराग्राफ मैक्स है, ठीक है। तो इसमें से मतलब इनको छोटा छोटा फ्रेम करके एक ही सेंटेंस में दे देंगे हम, जो भी आंसर है हमारा, कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसा अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में लाइक हाउ वी विल एंड, तो यही कि इफ यू विल डेवलप sustainable and monitoring models या monitoring systems to evaluate PPP models, and we also include on-job training and reskilling according to the labor present time, जो भी है तुम बना लो। उसके बाद so you can go with the PPP models and it will be helpful to reap the benefits of demographic dividend of India, ठीक है। इस तरीके से हम करके एक पैराग्राफ लिख देंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, मतलब लिख सकते हैं पर इतना बड़ा कि हमारे पास पन्ने नहीं होंगे वहाँ 15 नंबर के क्वेश्चन में भी। ये यहाँ लिख दिया इसने कंक्लूजन कि यह कुशल भारत ये कहीं से प्राइम मिनिस्टर का विजन था। अगर वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तुम्हें कुछ याद आए, कोई अभी जो चल रहा है वो स्कीम या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, स्किल डेवलपमेंट पे बात थी तो इसलिए ये इनको याद आया, प्राइम मिनिस्टर का विजन था, तो वो वहां मेंशन कर दो, तो वो ठीक रहता है वहां पे। या कोई कमिटी वमिटी कमीशन जो मैं कह चुका हूँ वो रिपोर्ट मेंशन कर दो, तो इट्स ओके। तो अप्रोच विल वो तो सेम ही होगी, तो इस गेट रिपीटेटिव की इंट्रोड्यूस करेंगे, बॉडी करेंगे, कंक्लूड करेंगे, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसमें लिखा है इंट्रोड्यूस व्हाट इज जीएसटी, ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें। क्वेश्चन गेस करते हैं फिर अब रोज पढ़ के। इंट्रोडक्शन कह रहा है राइट अबाउट डिजिटलाइजेशन इन ब्रीफ। बॉडी कह रही है स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन, की इनिशिएटिव्स और सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। राइट अबाउट इंडिया सक्सेस इन डिजिटलाइजेशन, ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो क्या है अब, क्या लगता है, कुछ तो बोलो यार तुम, मैं थक गया बोल हेलो, बोल। एक चीज पूछ रही है, इसमें क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे तो दिख गया है क्वेश्चन, यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है लेकिन। ओके ओके, तो मैं हम्म। एक बार इनको डाल देती हूँ क्वेश्चन। नहीं, मैं पढ़ दूंगा क्वेश्चन तो। ओके ओके, श्योर, ठीक है, मुझे थैंक तो यू। फोन में देख लिया मैंने तो। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ कि कोई गैस करो क्वेश्चन क्या है। ओके ओके, काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है वो तो। अब वो लैपटॉप ने कर दिया, देखो दिख नहीं रहा था वैसे तो, पर ठीक है। क्या है, इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन तुम्हें दिख रहा है, तो क्वेश्चन तो तुम गैस कर ही सकते हो कि क्या होगा। So maybe status of digitalization in Indian economy. कौन बोल रहा है, बोल कौन रहा है ना, तुम नाम तो बताओ Sir, पहले। good afternoon, sir. It's Ritika. ठीक है, तो What are the future डिजिटलाइजेशन, goals of the digitization in brief? What are the future goals of digitization? ठीक है, और कोई कुछ कहेगा। तो ये कहेगा कि डिजिटलाइजेशन तो सीधा सीधा लिख रहा है, ये तो क्वेश्चन कुछ और ही होगा, गलत लिख रहा है। देखो, वो आंसर सही था रितिका का, तुमने दे तो नहीं दिया था इसको नित्य, है दिखा दिया क्या तुमने आंसर, वो No, क्वेश्चन। sir. क्वेश्चन यही है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, ये फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, ठीक है। अब ये अगर नहीं भी होता, मतलब ये कोई गैस नहीं कर सकता कि सजेशन भी दो, यहाँ लिखा हुआ है बॉडी में, गिव सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, नहीं भी होता तो भी हम थोड़ा सा तो देते ही हैं।
मतलब 2 लाइन का तो पॉजिटिव देना ही होता है, सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता देनी होती कि प्रॉब्लम्स क्या है। वही एक मतलब ब्यूरोक्रेट का काम है, तो वो अच्छा लगता है आखिर में। हैप्पी एंडिंग तो होनी चाहिए ना मूवी की, ऐसे थोड़ी कि ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है अब जा रहे हैं। इफ देयर इज ए की टर्म, जैसा आपने कहा था कि अगर कोई कीवर्ड उसमें है तो डेफिनेशन देनी है या नहीं, तो अगर उसमें कोई कीवर्ड ऐसा है जैसे भारतमाला परियोजना हो गया या किसी स्कीम का नाम हो गया, पीएम किसान या कुछ भी दे दिया नाम, तो ऐसा कोई अगर नाम अगर किसी चीज का दिया है तो फर्स्ट इट विल बी कि एक सेंटेंस में हम ये बताएं कि वो क्या है, बट वी वोंट गिव इट ए फुल पैराग्राफ डेफिनेशन, बट वी विल टेल कि वो क्या है। उसके बाद अगर हमें डेटा भी याद है जीएसटी का या पीएम किसान फॉर एग्जांपल, उसका भी हमें कुछ डेटा याद है कि इतने किसानों को इतना पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिला था, तो अब वो डेटा हम यूज करना चाहेंगे वहां पे, बिकॉज इट विल बी लाइक चेरी, वो टॉपिंग जो होती है केक के ऊपर, इट फेचेस यू एक्स्ट्रा मार्क्स, आधा नंबर, 1 नंबर, इतना बहुत है एक क्वेश्चन में, तो वो लिखना जरूरी है। इट विल शो कि तुम्हारे पास नॉलेज है। तो उसको हम ये करेंगे कि वी विल जस्ट राइट इन 1 लाइनर कि पीएम किसान एक स्कीम है फॉर फार्मर्स जिसमें दे गेट डायरेक्ट बेनिफिट इतना इतना 6,000 इन ईयर, ये एक लाइन हो गई। उसके बाद हम वो अपना डेटा एक और लाइन में लिख देंगे, तो इट विल बी अराउंड 30-35 वर्ड्स, तो हमारा लिमिट क्रॉस नहीं होगी, दोनों दे देंगे। बट इफ वी डोंट हैव द डेटा, तब हम ये करेंगे कि पूरा लंबा चौड़ा उसका ये देंगे कि पीएम किसान क्यों है, क्या है, डबलिंग फार्मर्स इनकम 2022 गोल के 17 में लाया गया था, इस तरीके से। अगर डेटा नहीं है तो डेफिनेशन ही थोड़ी हम 3 लाइन में दे देंगे, बट डेटा है तो वी विल ट्राई टू फिट इन द डेटा, बिकॉज इट इज गुड data when we are using relevant data and words Sir, 30-35 I have a words. question. Astha, ठीक है। जी सर, Astha, Astha, let me complete the conversation. आपका answer दीजिए. Let me complete the ठीक है conversation. सर, ठीक है, ठीक। जो दीपक, जो 3 पार्ट क्वेश्चन के होते हैं, सॉरी आंसर 3 पार्ट है। एक है इंट्रोडक्शन, एक है क्वेश्चन का मेन पार्ट, एक है कंक्लूजन। मेन पार्ट में ज्यादा कोई डिस्प्यूट नहीं हो तो आंसर आपको करना ही है बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। यू हैव एक्सप्लेन्ड द इंट्रोडक्शन, कम ऑन द कंक्लूजन पार्ट। कंक्लूजन पार्ट के आते आते आप ज्यादातर चीजें लिख चुके होते हो, ज्यादातर चीजें। तो कंक्लूजन पार्ट में बहुत बार रिपीटिशन होता है, बहुत बार होता है। आई हैव सीन द नंबर ऑफ कॉपीज जो बच्चे लिखते हैं, पिछले मैं कितने सालों से देख रहा हूं, वो रिपीट करने लगते हैं। हाउ टू अवॉइड दैट रिपीटिशन? होप यू गॉट माय पॉइंट। I got it, sir. The conclusion, first we will have to introduce कि first we will have to understand कि जो conclusion है वो एक summary नहीं है जो आंसर हमने लिखा है उसका। तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि we don't have to summarize it, कि हमने ऊपर क्या लिखा है। तो वो जैसा कि कहते हैं वे फॉरवर्ड है एक तरीके से, तो उसके जैसे 2-3 तरीके हैं। तो हम उसमें ऐसा कोई, जैसे मैंने कहा कमीशन कमेटी की रिपोर्ट, इट इज द टॉपिंग ऑन द केक इसमें है कि वो हम वहां यूज करेंगे जो ऊपर नहीं यूज की है, जो किसी एक चीज को सपोर्ट करती है, या फिर वी विल रिलेट द टॉपिक टू सम फ्यूचर विजन व्हिच हैज इंडिया हैज टेकन और द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी टेकन की 2047 में डेवलप्ड कंट्री बनना है उसके लिए, या वन नेशन वन टैक्स है, या फिर कुछ एक भारत श्रेष्ठ भारत है, या जैसे इसमें लिखा था कौशल भारत कुशल भारत है, या स्वच्छ भारत अभियान है कि पूरा हमें 100% ओडीएफ फ्री करना है। तो सम विजन दैट गवर्नमेंट हैज हैव फॉर इंडिया या पीपल के लिए है, तो उससे हम रिलेट करके ये लिखेंगे कि by going on these steps, yeah, these are the steps in the right direction to achieve the dream of that जो विजन है। तो वो एक पॉजिटिव वे में लिखेंगे। वी वोंट समराइज कि ऊपर हमने जो प्लस माइनस लिखा था कि these are the challenges and but these are the solutions, we will avoid to write this। हम एक विजन के साथ उसको वे फॉरवर्ड देंगे, और वहां पे अगर कोई हमें रिपोर्ट किसी की याद आती है, जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चंस में क्या होता है कि चैलेंजेस जहां पूछे थे हमने उसके सजेशंस दिए थे, बट देन वी कैन मेंशन सम रिपोर्ट लाइक आर्क रिपोर्ट जो आई थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की थी, उसका हम ये लिख देंगे कि इट हैज गुड सजेशंस एंड इफ वी कैन इंप्लीमेंट देम द एडमिनिस्ट्रेशन विल बी बेटर। या होता कमेटी की आई थी, शायद सिविल सर्विसेज के लिए आई थी होता कमेटी 2004 की, कि सिविल सर्विसेज के रूल्स या उसमें क्या करना चाहिए। तो वैसा कुछ कमेटी कमीशन का, लॉ कमीशन की बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, नीति आयोग का कुछ होता है, वो वहां मेंशन करके उसको फ्यूचर विजन से जोड़ दें, तो आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड इन द कंक्लूजन। देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, देयर विल बी सम क्वेश्चन इन सम पेपर की जो तुमको बिल्कुल नहीं आता होगा, तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो जैसे मैंने अभी बताया, यू यूज डायग्राम्स, यू फिल द स्पेस, यू राइट अ बिट बिगर। और तरीके होते हैं कि द क्लोजेस्ट थिंग यू कैन रिमेम्बर अबाउट इट, वो तुमने वहां डाल दिया, बिकॉज कुछ तो लिखना है।
अब इफ यू टॉक अबाउट fjords, तो अब तुम्हें इतना तो पता है कि fjords होते कहाँ पे हैं, होते हैं जहाँ पे पहाड़ होते हैं। नॉर्वे में है fjords, the closest thing you can remember, तुमने वही वहां चिपका दिया। इट डजंट आंसर द क्वेश्चन एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ fjords, नहीं हुआ है। बट तुमने कुछ ग्लेशियर पहाड़ कुछ लिख दिया है कि कैसे वहां पे पानी से कट जाते हैं, या यू जस्ट राइट समथिंग जेनरिक, दैट इज आल्सो समथिंग। fjords तुम खुद ही सोचो कि पहाड़ कैसे कटते होंगे, कोई वैली बनती होगी, पहले गली बनती होगी, फिर वो बड़ी होती होगी, फिर वहां पानी आ जाता होगा। सो यू राइट विद योर माइंड, अप्लाई योर माइंड, क्योंकि वहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि तुमने ये क्या लिख दिया। तो जेनरिक तुम्हें जो समझ आ रहा है कॉमन सेंस से, वो तुमने वहां लिख दिया कि ऐसा होता होगा तो भी ठीक है, या क्लोजेस्ट थिंग उससे मिलती जुलती। ग्लेशियर पे क्वेश्चन है तो तुम्हें उससे कुछ जो तुम्हें याद है उससे रिलेटेड वो वहां लिख दिया, बिकॉज यू हैव टू फिल द स्पेस। थोड़ा बड़ा लिख दिया, थोड़ा डायग्राम बना दिया। fjords तो fjords बना दिए तुमने, अगर तुमने कहीं फोटो भी देखी है तो, क्योंकि मुझे अभी याद आई, तो आधे पेज में तुमने fjords बना दिए, ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि पता चले कि हाँ तुम्हें पता है क्या होता है। तो ये मतलब लास्ट रिजॉर्ट है, जब क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में ऐसा होता भी है। तो लास्ट रिजॉर्ट है कि 150 में से 100 वर्ड कैसे पूरे करें, 2 पेज में से 1.5 पेज तक ले जाके इसको छोड़ें, ताकि पढ़ने वाला 10 में से 3 नंबर, 3.5 4 दे दे, ज्यादा से ज्यादा तो 3 ही दे देगा। दिस इज हाउ यू मैनेज। एकदम ये तो मैं बता रहा हूँ कि जब कुछ नहीं पता अब क्या करना है तब होता है। बाकी थोड़ा थोड़ा सा अगर पता होता है तो यू मैनेज इट बाय कनेक्टिंग विद अदर टॉपिक्स। अगर तुम्हें एग्जैक्ट नहीं पता है तो ये पता है कि ये भारत नेट अगर तुमने पढ़ा नहीं है क्या होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भारत नेट पे क्वेश्चन आ गया, यू डोंट नो व्हाट इज भारत नेट, बट तुम्हें ये पता है कि वो कुछ इंटरनेट का था, कि सरकार गांवों में कुछ इंटरनेट दे रही है, बस इतना तुम्हें याद आ रहा है। यू डोंट एग्जैक्टली नो कि 250 ग्राम पंचायत में वो ऑप्टिकल फाइबर से दे रही है, सब तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें पता है समथिंग अबाउट द इंटरनेट इन रूरल एरियाज, यू कनेक्ट इट विद लाइक इंटरनेट इन रूरल एरियाज। तो तुम ये लिख दोगे कि हाउ इंटरनेट इज नेसेसरी या इंपॉर्टेंट इन रूरल एरियाज, इन ग्राम पंचायत कैसे हेल्प करेगा, उसकी एडवांटेज क्या है, उसमें चैलेंज क्या आ रहे हैं पहुंचाने में। ये तो तुम जेनरिक लिख सकते हो ना, कि क्या क्या वो काम आएगा, तो ये उसकी जरूरत है। चैलेंज क्या हो रहे हैं कि कनेक्टिविटी वहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ रोड नहीं गई है, बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली नहीं आएगी तो नेट कैसे चलेगा, ये तुमने जनरल लिख दिया। एंड इट माइट बी दैट यू माइट फेच मार्क्स बिकॉज इट विल आंसर द क्वेश्चन पार्शियली, क्योंकि भारत नेट पे क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली इट विल इन्वॉल्व इंटरनेट। पूछा क्या होगा, भारत नेट की चैलेंजेस या इंप्रूवमेंट से पूछे होंगे, तो यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन 50-55% ऑलरेडी, इवन इफ यू डिडंट नो। ये तरीका होता है जब थोड़ा कॉमन सेंस से कनेक्ट अगर कहीं से कर लें, ढंग से नहीं आता तो भी। तो ये दीज क्वेश्चंस आर नॉट इन द कैटेगरी की तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, और जो बिल्कुल नहीं आता वो मैंने अभी बताया ही कि उसमें तो फिर यही करना होता है कि कैसे भी करके 1.5 पेज भरना है। आई होप इट हेल्प्स, या कुछ और पूछना है? ठीक है, ये डिजिटलाइजेशन का इसमें था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सर ने अभी आराम से मुझसे पूछ लिया है कि 2-3 तरीके हैं, कैसे भी दे सकते हैं। डिजिटलाइजेशन में भी अगर कोई डेटा है तुम्हारे पास कि इतने इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं इंडिया में 600 मिलियन या कुछ और, वो भी दे सकते हैं, इज फाइन। स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी इसने बता दिया, क्योंकि सीधा क्वेश्चन में पूछा था कि स्टेटस बताओ, ग्रोथ पोटेंशियल। इसमें स्टेटस में यहाँ डाल सकते हो वो डेटा, अगर इंट्रो में नहीं डालोगे तो, कि इतने यूजर हैं, इतना ये हो रहा है, जो भी हो रहा है, इतनी प्रोसेस ऑटोमेट हो गई है, या ये फील्ड में चल रहा है। डेली पेमेंट्स में जैसे यूपीआई का बता दोगे तुम, वो भी डिजिटलाइजेशन में आता है। यहाँ लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, इंटरनेट यूजर बेस, चलो इसमें आ ही गया, 800 मिलियन हो गए, ठीक है। 2022 में मैंने दिया तब 600 थे, तो हो गया है। डिजिटल पेमेंट बता दिया, ई कॉमर्स का मार्केट के साइज बता दिया, ठीक है। सारे पॉइंट रेलेवेंट है, यहाँ अच्छे से लिखे हुए हैं, यही मैं सोच रहा था। ये लिख दिया, डिजिटल लिटरेसी लिख दिया, सॉफ्टवेयर लिख दिया कि थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। डिजिटल पेनिट्रेशन भी एक टर्म है। ये सारा हमने स्टेटस बता दिया पहले तो, जो क्वेश्चन में सीधा पूछा था। की इनिशिएटिव्स क्वेश्चन में पूछे नहीं थे, स्टेटस पूछा था, उसके बाद ये क्यों बताए हैं, रुक जाओ एक बार। अच्छा, ये उसी में चल रहा है, इसमें सब कुछ ही बता दिया है, क्योंकि वैसे तो ये 150 वर्ड्स का होता तो ये सब नहीं बताते, ये इसमें दे रखा है, थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है। मतलब देख लो तो कोई वो नहीं है इसमें, की इनिशिएटिव्स है इसमें। क्वेश्चन क्या था यार, दिख ही नहीं रहा था, एक बार रुक जाओ। स्टेटस के बाद सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का एक और, एंड दैट वाज नॉट इनिशिएटिव्स।
स्टेटस था एग्जामिन द प्रॉब्लम फेस्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। अच्छा, प्रॉब्लम्स और इंप्रूवमेंट बताए थे, ये सब इन्होंने वैसे ही बता दिया है, ये आपके पढ़ने के लिए है, इसमें कुछ ये जरूरी नहीं है कि माईगव डिजिटल पोर्टल ये सब तुम बताओ। हमारा क्वेश्चन का आंसर वहाँ एक पार्ट हो गया है जहाँ पे हमने स्टेटस बताया। उसके बाद हम अब इसमें इश्यूज बताएंगे। ये आ गया प्रॉब्लम फेस्ड इन डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, रीजनल डिवाइड भी है, रूरल अर्बन भी डिवाइड है। उसको भी अगर डेटा से एविडेंस दे सको तो दे दो कि इंटरनेट यूजर अर्बन में कितने, रूरल में कितने, स्मार्टफोन्स कहाँ ज्यादा बिक रहे हैं। ये सब डेटा न्यूज़पेपर या कहीं मैगजीन में होता है, अगर तुम्हें याद हो जाए तो। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था, भी याद आया? I न्यूज़पेपर did, वाला sir. कि I डेटा did. आज तक तुमने पूछा था क्या? Yes, sir. I did. उसको भी क्वेश्चन आंसर करता हूँ, फिर भूल जाऊंगा। तो ये डिजिटल डिवाइड इसने बता दिया। डेटा प्राइवेसी है कि साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज है, डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा तो वो भी एक चैलेंज बढ़ेगा। तो इस तरह प्रॉब्लम्स बता दी गई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। ये मतलब ये मुझे कोई पढ़ाना नहीं है तुम्हें, आई एम नॉट द टीचर। हाउ टू राइट एन आंसर इज द टॉपिक। जो तुमने प्रॉब्लम्स बताई, देन वी हैव टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स, क्योंकि वो वहां लिखा हुआ है। दिस क्वेश्चन शुड बी ए 250 वर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 पार्ट हो गए और तीनों में पॉइंट्स लिखने हैं, प्रॉब्लम्स में भी और फिर उसके इंप्रूवमेंट्स में भी। तो ये 3 पेज का जाएगा। तो अब इसने इंप्रूवमेंट्स बताए कि रेगुलेटर ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, इन्वेस्टिंग इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग आईपीआर, साइबर सिक्योरिटी बढ़ा दो, इनोवेशन करो, R&D में बढ़ा दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब इसके इंप्रूवमेंट्स हो जाएंगे जो कि है। फिर आएगा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में ये एक जेनरिक सा लिख रखा है, बट यू कैन आल्सो रिलेटेड इसमें, जहां यहाँ बहुत अच्छे से तुम मेंशन कर सकते हो डिजिटल इंडिया का, और यहाँ पे एक दो चीजों के नाम यहाँ तुम डाल सकते हो कि जैसे माई गव वेबसाइट हो गई, उमंग एक वेबसाइट हो गई, डिजी लॉकर की दीज आर द राइट स्टेप्स टेकन बाय इंडिया, या साइबर सिक्योरिटी में कुछ किया इंडिया ने, जैसे वो है ना एनपीटी कुछ है, मैं भूल गया, मुझे बहुत दिन हो गए पढ़े, कि जो बॉडी है जो रेगुलेट करती है साइबर सिक्योरिटी, देखती है इंडिया की, वो हो गई, कि वो सब अच्छा काम कर रही है। दीज आर द राइट स्टेप्स एंड द डिजिटल इंडिया विजन विल बी फुलफिल्ड, इस तरीके का। तो यहाँ तुम मेंशन कर दो अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा था कि तुम्हें बहुत सारी चीजें याद होंगी। डिजिटल इंडिया हो गया, ये साइट वाइट के नाम है, डिजिटल इंडिया यहाँ मेंशन करना चाहिए। हाउएवर यहाँ पे नहीं किया हुआ है कंक्लूजन में, ये जेनरिक है। जेनरिक तब यूज करेंगे जब कुछ याद ना आए, ठीक है। क्या हमें ये क्वेश्चंस करने की जरूरत है कि हम जनरल आंसर ही देने लग जाएं अब? ये कर लें ये क्वेश्चन भी? सर कर लेते हैं। ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, एलैबोरेट द स्कोप ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। देखो, मुझे जो पढ़ते ही फील आती है, ये इजी क्वेश्चन है। जैसे डिजिटलाइजेशन था, वैसे ये भी एक इजी क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये कुछ टॉपिक तो तुम्हें तैयार करने ही चाहिए। दीज आर द प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है फूड प्रोसेसिंग में, तो सीधा मुझे याद आ रही है बहुत सारी इनिशिएटिव है। मेगा फूड पार्क्स है, कोल्ड चेन स्टोरेज की एक स्कीम है, और सब्सिडी भी है। हॉर्टिकल्चर में बहुत सारी चीजें हैं कि फ्रूट प्रोसेस हो जाए। तो ये तो मतलब इजी है एक क्वेश्चन। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस तो 150 कितने नंबर का है? ये 150 होना चाहिए, नहीं लिखा है इसमें, पर जो भी है ये 150 का है, और ये इट्स वन ऑफ द इजी क्वेश्चंस। तो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो यू हैव टू थोड़ा तैयारी ढंग से करनी चाहिए, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं फूड प्रोसेसिंग में इंडिया जो कर रहा है, और स्कीम्स भी बहुत सारी हैं, डेटा भी बहुत सारा है इसमें। कितने की ये इंडस्ट्री है, कितने बिलियन की। अब मैं पहले इंट्रोडक्शन में बता दूं कि कितने बिलियन की फूड इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडिया में इस समय। उसका प्रोजेक्टेड क्या है कि 240 तक कितना हो जाएगा, 2040 तक, या और कुछ डेटा होगा तुम्हारे पास कि इतना। हाँ, इसमें ये भी दे सकते हैं कि इतना प्रोड्यूस होता है इंडिया में, बट ओनली दिस परसेंटेज इज वेस्टेड या इज नॉट प्रोसेस्ड। हाँ, ये एक डेटा था कि लाइक 18% ऑफ द फूड इज प्रोसेस्ड इन इंडिया, 36 इज वेस्ट, और बाकी सीधा खाते हैं। तो ये सब मेरे पास था डेटा। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, वो सब डेटा हम इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। जो स्कीम्स इतनी सारी आ रही हैं वो कंक्लूजन में डाल देंगे। बाकी सिग्निफिकेंस जो पूछी है वो बॉडी में लिखनी है पॉइंट वाइज। सिग्निफिकेंस क्या है फूड प्रोसेसिंग की? सिग्निफिकेंस इंडस्ट्री की ये है कि वेस्टेज कम होगा, न्यूट्रिशन बढ़ेगा, प्रोसेस होगा तो एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, वो बढ़ेगा, वैरायटी बढ़ेगी कंज्यूमर्स के लिए। ये एक वेग टॉपिक है, इसको नीचे लिखेंगे पॉइंट को। कंज्यूमर्स की वैरायटी बढ़ेगी, उनको खाने को अलग अलग चीजें मिलेंगी।
ये सब उसकी सिग्निफिकेंस है। स्किल्स बढ़ेंगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी, एक सीधा जो खा रहे हैं उसके अगर प्लांट्स लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को मिलेगी। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब देखते हैं इसमें लिखा क्या है। अप्रोच तो ठीक है, सब में सेम ही है। इसने फूड प्रोसेसिंग की डेफिनेशन दे दी है। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा देते तो बहुत अच्छा लगता पढ़ने वाले को भी और मुझे भी। तो फूड प्रोसेसिंग का डेटा बहुत सारा है, तुम कलेक्ट कर लो, न्यूज व्यूज में भी आती रहती है। जैसा मैंने बताया वो सब असली डेटा है, मैं परसेंटेज भूल गया बस। विदाउट इंट्रोडक्शन सर डायरेक्ट डाटा पुट कर देंगे। डायरेक्ट डाटा पुट कर देना, डाटा एंट्री तो हल्का करनी तो है। देना ही पड़ेगा सर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा भी। नहीं तो वो एक मैंने अभी सर को बताया तो था कि हम एक लाइन जी का देंगे ना, जैसे ये पूरा फूड प्रोसेसिंग पे एक पैराग्राफ है तो हम ये पूरा नहीं पैराग्राफ लिखेंगे। जी हम इसमें फूड प्रोसेसिंग की एक लाइन लिखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, इन विच रॉ मटेरियल्स आर प्रोसेस्ड इनटू इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फूड्स और एडिबल आइटम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये साइंटिफिक नॉलेज बैठा देंगे। ये एक लाइन हो गई। इसके बाद अगली दो लाइन में डेटा लिखेंगे। यहाँ अगली दो लाइन भी इंट्रोडक्शन टाइप की लिखी हुई है, ये मैं समझा रहा था। सीधा डेटा तो कैसे लिख देंगे, जी ठीक है, तो वो इंट्रोडक्शन अलग हो जाएगा, पूरा वेग नहीं जी होगा। इसके बाद इन्होंने बॉडी दी है, स्कोप, और ये इंडियन फूड सेक्टर इतना है, ग्रोसरी 6th लार्जेस्ट है, इंडियन अकाउंट फॉर 32 फूड मार्केट, जो भी है ये तुम दे दोगे। अब डेटा कहाँ से लाए वो आस्था ने पूछा था, अभी उस पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बाद, क्योंकि अब ये कोई क्वेश्चन नहीं होता कि ये पॉइंट कहाँ से लाएंगे सर हम। तो पॉइंट तो तुम पढ़ के लाओगे ना, इकट्ठे करोगे। जीवीए हो गया, ठीक है, इसमें दे रखा है एक अच्छा सर खासा। क्वेश्चन ये था कि हाउ डू वी प्रायोरिटाइज इट, बिकॉज डेटा काफी सारा हो जाता है, सब याद नहीं होता, सब याद करने चले तो इधर उधर हो जाता है, मतलब हम कुछ ना कुछ गलत लिख देते हैं तो मिक्सअप हो जाते हैं बेसिकली। तो हाउ डू वी प्रायोरिटाइज इट? सब कुछ याद करना होता है हमें। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो जनरल डाउट्स हैं डेटा वगैरह के, ये आप लोग लास्ट में पूछेगा। अभी अगर क्वेश्चन रिलेटेड कुछ है तो वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं भूल भी जाऊंगा क्योंकि अभी पूछोगे, ठीक है। वापस पूछ लेना। की पोटेंशियल ड्राइवर्स, ठीक है, मतलब क्या मैं बताऊं, ये लिखा हुआ है ठीक से कि लाइफस्टाइल अर्बनाइजेशन बढ़ रही है इसलिए चेंज हो रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, इसलिए जरूरत भी है, ये एक स्कोप हो गया। क्योंकि हाँ, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, लोग खा रहे हैं खाना, लोगों को फास्ट फूड चाहिए, ठीक है। स्पेंडिंग बढ़ रही है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो इसलिए प्रोसेस फूड थोड़े महंगे आते हैं, सीधा फूड इजी आता है, रॉ मटेरियल, इसलिए इनकम बढ़ रही है, तो इसलिए उसका स्कोप है। अब ये सिग्निफिकेंस दिया है, फार्मर्स इनकम, ये मैं भूल गया था बोलना, ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। वेस्टेज कम होगा, ये मैंने कहा ही था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी, R&D आएगा, ये सब उसकी सिग्निफिकेंस है। पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, स्किल, वो नौकरियां भी बढ़ेंगी, प्लांट्स लगेंगे, टेक्नोलॉजी बनेगी, तो वो सब भी है। देखो, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको नीचे ही रखेंगे, कोई इतना खासा अच्छा नहीं होता प्रोसेस फूड तो, लेकिन ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा, ये भी सीधी बात है, जहाँ एक ही चीज उगा रहे हो अलग अलग उगेंगी, सब प्रोसेस होगा तो फल फ्रूट उगाएंगे लोग। तो ये सब हो गया। नाउ द कंक्लूजन कम्स, मतलब तुम्हें डाउट है तो पूछ लो क्वेश्चन में, मैं भाग नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ये बोल चुका हूँ पॉइंट्स, इसलिए वो उसको पढ़ नहीं रहा। एम्प्लॉयमेंट और वेस्टेज, फार्मर्स इनकम, ये मतलब लॉजिकल पॉइंट्स हैं, यही लिखने थे। हाउ इट इज सिग्निफिकेंट, इसीलिए कहा था कि ये इजी है क्वेश्चन, इसमें ये टफ क्वेश्चन नहीं है। और फिर कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में तो अच्छा अच्छा फेंकना था हमें की टर्म्स, यहाँ नहीं फेंके, बट इट्स फाइन, यहाँ पे इन्होंने ये सब लिख दिया है, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे तुम अच्छी अच्छी चीजें भी लिख सकते थे कि इंडिया हैज टेकन सम राइट स्टेप्स, मेगा फूड पार्क्स बना दिए हैं, और वो SCCCC ऐसे कुछ लंबी सी एक स्कीम है फॉर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कीम फॉर ऐसा, वो यहाँ डाल देते कि दीज आर द राइट स्टेप्स एंड इट्स अ सनराइज इंडस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग, तो इट विल इंक्रीज द फार्मर्स इनकम्स एक्सेट्रा, तो इट विल बी गुड फॉर इंडिया, ऐसा करके वो सब यहाँ डाल देते छोटा छोटा सा, जैसे वो नहीं बुरकाते ऑरिगेनो, और वो तो अच्छा लगता, फिर आंसर बिकम्स टेस्टी, ठीक है। ये कंक्लूजन हो गया। नाउ इफ इस क्वेश्चन से पूछना है तो वो, नहीं तो बाकी जनरल क्वेश्चंस भी सीधे शूट। सर ओनली पॉइंट पर फोकस करें कि उसका एक्सप्लेनेशन भी जरूरी होता है? एक लाइन का एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है, अगर पॉइंट्स बॉडी में कह रहे हो ना, बॉडी में जहां लिख रहे हैं, अच्छा।
जैसे यहाँ लिखे हुए हैं, तो एक लाइन का तो लिखना होगा, सिर्फ हम ये लिखेंगे कि एनहेंस फार्मर्स इनकम, तो ये कुछ मतलब का नहीं रहेगा फिर। ये मतलब क्या है एनहेंस फार्मर्स इनकम? तो इसके आगे तुमने ये बताया ना कैसे कि बेटर यूटिलाइजेशन और उसका जो प्रोड्यूस है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा, तो एक लाइन का तो देना चाहिए। चाहे बीच में यार डैश करके भी तुम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस फ्रेम करो, बट एक लाइन का होना चाहिए 6-7 वर्ड का, तो वो ठीक रहता है। ऐसे सिर्फ 1 वर्ड या 2 वर्ड का पॉइंट रहता है, वो अच्छा नहीं लगता।